नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने पूर्वी समस्या के बारे में देखा। अब आज के व्याख्यान में हम यूरोप के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे। पूर्वी समस्या से जो तुर्की साम्राज्य विघटन के बाद में पैदा हुई, सबसे पहला जो उसका टुकड़ा रूप में हुआ या सबसे पहले जो अलग हुआ यूनान, उसमें से विघटित होकर यूनान एक नया राज्य बना। यूनान के पतन से अगर हम यूँ कहें तो बाकी ये भी कह सकते हैं हम कि यूनान के पतन से ही तुर्की साम्राज्य के विघटन की शुरुआत हुई थी। जिस राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित यूनानियों ने 19वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विघटन किया, उसमें उसे रूस से सहायता मिली और अन्य देशों से या अन्य यूरोपीय देशों से उसे सहानुभूति भी थी। और ये जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी अंतिम दौड़ में रूस के साथ इंग्लैंड और फ्रांस भी शामिल हुए, जिन्होंने तुर्की को पराजित तुर्की को पराजित किया और अंत में तुर्की स्वतंत्र यूनान राज्य बनाने के लिए राजी हुआ। अब हम यूनान की स्वतंत्रता के कारणों की बात करें तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के अनेक कारण थे। एक कारण किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए या किसी भी घटना के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो उत्तरदायी नहीं होता। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के अनेक कारण थे। सबसे पहले कारण तो था कि यूनान का जो अतीत था वो बहुत गौरवमयी था। यूनानी पाश्चात्य सभ्यता का गुरु भी कहा जाता है। यूनान की सभ्यता में बहुत साहित्यिक विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में खूब सारी यूनानी सभ्यता ने या यूनानी लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की थी और कुछ हद तक पुनर्जागरण का जो सोर्स था या जो मूल भाव था वो यूनानी साहित्य या यूनानी प्रेरणा स्रोत थे। ये अलग बात थी कि यूनानियों ने प्राचीन काल में जो एक अतीत में या प्राचीन काल में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जिसका बाद में सिकंदर महान ने विस्तार भी किया था। लेकिन 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बाद यूनानी सभ्यता का या यूनानियों का पतन होना शुरू हुआ और यूनान स्वयं अपने अतीत को संभाल कर नहीं रख सका। लेकिन 15वीं शताब्दी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पुनर्जागरण का मुख्य कारण भी यूनानी साहित्य ही था। तो 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की जो लहर उठी और पाश्चात्य देशों ने प्राचीन यूनानी साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला, दर्शन इत्यादि की जानकारी ली और उसमें तरक्की हासिल की, तो इससे यूनानियों में उनकी सांस्कृतिक जागरूकता आई या उनकी संस्कृति के प्रति या उनके अतीत के प्रति उनके अंदर जागरूकता आई। और जब उनको अपने गौरवशाली अतीत का भान हुआ तो उन्होंने तुर्की साम्राज्य, जिसका कि अब यूनान पर आधिपत्य था, उस साम्राज्य को अपने ऊपर से उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया, जिसकी परिणति यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई। तो राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता या राष्ट्रीयता की भावना या सांस्कृतिक अतीत की जानकारी, ये तो मुख्य कारण यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का बना। इसके अलावा अन्य कारण भी थे कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे जो बड़ा परिणाम निकला वो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म और उसका विस्तार। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के बाद कई जनतांत्रिक संस्थाओं का भी उदय हुआ और जो उदारवाद की जो धारणा जो फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम थी, उससे यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना आई और राष्ट्रीयता की लहर उनके अंदर पैदा हुई, क्योंकि यूनानी एक भाषा, एक धर्म जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च था, एक जाति, एक सांस्कृतिक पहचान रखते थे और प्राचीन गौरव ने उनमें राष्ट्रीयता की भावना को उभारा। और जब किसी भी जाति में
राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाती है तो उसे किसी अन्य जाति के अधीन रहना स्वीकार्य नहीं रहता। और यही कारण था कि यूनानी अब तुर्कों के अधीन रहना यूनानियों को खलने लगा और वह स्वयं को तुर्कों से अलग करने के लिए आंदोलन चलाने लगे, आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इसके अलावा यूनान में राष्ट्रवादी संस्थाओं का जन्म भी हुआ। यूनानी दर्शन, यूनानी भाषा ने यूनानियों को इस बात के लिए उत्साहित किया कि वो तुर्की शासन को उखाड़ फेंकें और इसके लिए 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था का उद्देश्य तुर्कों को यूनानियों से निष्कासित कर या निकाल कर एक स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य या राज्य की स्थापना करना था। और ये संस्था धीरे धीरे यूनान में काफ़ी लोकप्रिय हो गई और उसकी सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस संस्था ने भी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका या यूनानियों में राष्ट्र की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा शक्तिशाली मध्यम वर्ग भी यूनान में था। भी तुर्की साम्राज्य में यूनानियों की स्थिति कभी भी खराब नहीं रही, वो हमेशा अच्छी स्थिति में या अपर हैंड पे ही थे। ऊंचे ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति की जाती थी। यूनानी सफल नाविक थे और व्यापार के मामले में बहुत वो आगे बढ़े हुए थे। 19वीं शताब्दी में यूनान में मध्यम वर्ग शक्तिशाली हो रहा था और उसके पास काफ़ी धन भी जमा हो गया था। उसके साथ ही इस वर्ग में राजनीतिक चेतना आई और इस वर्ग की राजनीतिक और आर्थिक अपेक्षाएं बढ़ी। इससे प्रेरित होकर मध्य वर्ग तुर्कों को यूनान से निकालकर स्वतंत्र का ख्वाब, स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य बनाने का, स्वतंत्र यूनानी राज्य बनाने का ख्वाब सजाने लगे। इसके अलावा रूसी महत्वाकांक्षा ने भी यूनानियों की यूनान स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिया, क्योंकि रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा उस समय के शीर्ण या बीमार तुर्की साम्राज्य को समाप्त करने की थी। राष्ट्रवाद के इस युग में कई जातियों से भरा हुआ तुर्की साम्राज्य चरमराने लगा था और तुर्की अयोग्यता और अशासन का रूस ने फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तव में रूस के लोग और यूनान के लोग एक ही तरह के ईसाई संप्रदाय या ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। और इसके विपरीत यूरोप के अन्य देश यद्यपि ईसाई तो थे तथापि अपने अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों के कारण वे मुस्लिम तुर्कों का साथ दे रहे थे। तो यूनानी के लिए रूस ही एकमात्र सहारा था। अतः रूस को अपना मित्र समझने लगे और रूस को भी तुर्की के खर्च पर पूर्वी समस्या को सुलझाने का मौका मिला। अन्य यूरोपीय देशों में भी यूनान के प्रति सहानुभूति की भावना थी और सारा यूरोप यूनान के सम्मान की दृष्टि देखते हुए उसके सांस्कृतिक जीवन या अपने सांस्कृतिक जीवन में यूनान के योगदान के कारण यूनान के प्रति कृतज्ञ था। यूनान पर तुर्की अत्याचार से यूरोपीय देशों में सहानुभूति की लहर दौड़ी और कई देशों में सहायता समितियां गठित की गईं। यूनानी प्रेम तेजी से व्यापक होने लगा। जन और धन से यूनानी स्वतंत्रता के प्रयास से मदद मिलने लगी। यूरोपीय देशों में स्वयंसेवक अपने आप यूनान पहुंचने लगे और विद्रोह को जीवित रखने के लिए तरह तरह का योगदान देने लगे। इंग्लैंड के कवि ने, दूसरे देशों के कवि ने यूनानियों के पक्ष को लेकर तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष के लिए कई मोटिवेटिव रचनाएं की। और ऐसी हालत में उन देशों की सरकारों को साम्राज्यवादी कारणों से यूनान की स्वतंत्रता के प्रति अनिच्छा रखते हुए भी
यूनान को स्वतंत्र होने में मदद देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम या तुर्कों के खिलाफ यूनानी राज्य बनने में बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। अब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो यूनान में उस समय विस्फोटक स्थिति या उस समय एक उग्र स्थिति पैदा हो गई जब तुर्की शासन ने यूनानियों के ऊपर अमानवीय अत्याचार करना शुरू कर दिया और इससे यूनानियों को विश्वास हो गया कि बल्कान की अन्य प्राचीन ईसाई जातियां यूनान में जब स्थितियां भयावह हो गई या जब तुर्की शासकों ने यूनानियों के प्रति अमानवीय अत्याचार करने शुरू किए तो यूनानियों ने तुर्कों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया। प्रारंभ में यूनानियों को ये लगता था कि बल्कान के अन्य पराधीन ईसाई जातियां उनके साथ मिलकर तुर्कों के विरुद्ध युद्ध करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य ही था कि इन जातियों में आपसी विद्वेष की भावना इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण वो एक होकर तुर्की के विरुद्ध नहीं लड़ पाए और अंततः यूनानियों को ही युद्ध का बिगुल या युद्ध की शुरुआत करनी पड़ी। यूनानियों को आशा थी कि रूस उनकी मदद करेगा क्योंकि रूस और यूनानी एक धर्म के थे या एक ही ऑर्थोडॉक्स चर्च के थे। लेकिन जब 1821 में विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोह का जो नेतृत्व था या विद्रोहियों का जो नेतृत्व था वो अलेक्जेंडर यिम्पसिनलांटी ने संभाला। जार अलेक्जेंडर स्वयं यूनानियों से सहानुभूति रखता था, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि वो वेटरनी के प्रभाव में था अतः वह कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब रूस का नया जार निकोलस प्रथम बना जो यूनानी की मदद करने के लिए तैयार था और वह मेटरनिक से किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं था। इस समय इंग्लैंड का जो मंत्री था कैनिंग था और वो रूस के जार के पास पूर्वी समस्या का समाधान करने के लिए वो इच्छुक था। 1826 के अप्रैल में ग्रेट ब्रिटेन ने रूस में यूनान से संबंध में एक समझौता किया जिसके अनुसार यह तय किया गया कि ये देश तुर्की से मध्यस्थता करेंगे और इस समझौते के अनुसार यूनान व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र रहेगा, लेकिन मामूली नजराना वो तुर्की के साम्राज्य को सुल्तान को देता रहेगा। क्योंकि इस समय तुर्की अपने विद्रोह को दबाने में या यूनानी विद्रोह को दबाने में सफल हो गया, अतः उसने ब्रिटेन और रूस की मध्यस्थता को स्वीकारने से मना कर दिया। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने पहली बार मिलीजुली सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड और फ्रांस, अगर हम देखें तो इंग्लैंड और फ्रांस नहीं चाहते थे कि वो इस संग्राम में हस्तक्षेप करें, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि रूस को यूनान को स्वतंत्र कराने का श्रेय अकेले ही मिल जाए और यूनान रूस के प्रति समर्पित बना रहे। इस कारण या इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने 1827 में लंदन में समझौता किया। तीनों देशों की संयुक्त सेना नावरिनो की खाड़ी में भेजी गई। तनावपूर्ण स्थिति में तुर्की और मिस्री सेना एक और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और रूसी सेना दूसरी ओर युद्ध की प्रतीक्षा में बैठे रहे। युद्ध हुआ 1827 20 अक्टूबर को तुर्की बुरी तरह से पराजित हुआ और तुर्की हार गया। लेकिन वेलिंगटन इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और उसने ब्रिटिश नौसेना वापस बुला ली। बाद में फ्रांस ने भी अपनी नौसेना बुला ली और अकेले जार निकोलस प्रथम ने यूनान को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया। रूस ने तुर्की के विरुद्ध आक्रमण किया और रूसी सेना ने विजय हासिल की और कुस्तुंतनिया की ओर बढ़ने लगी। इससे तुर्की सुल्तान घबरा गया और 1829 में एड्रियानोपल की
संधि हुई। इस संधि के अनुसार तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता यूनान पर बनी रहने दी और यूनान पूर्ण रूप से स्वायत्त हो गया। लेकिन यूनानियों ने संधि को मानने से मना किया क्योंकि वो किसी भी तरह से तुर्की का हस्तक्षेप या तुर्की की प्रभुता नहीं चाहते थे। दूसरी ओर इंग्लैंड और फ्रांस को भी स्थिति मान्य नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूस के नेतृत्व में यूनान एक स्वायत्तशासी शासन बने। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनके विचार में उनको लगा कि इससे तो स्वतंत्र यूनान ज़्यादा अच्छा है। इसलिए 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और बवेरिया के ओटो को, जो बवेरिया का शासक ओटो था, उसको यूनान का राजा बनाया गया और यूनान की स्वतंत्रता की गारंटी रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने दी। और इस तरह से उन्होंने रूस का प्रभाव समाप्त करते हुए फ्रांस का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ और तुर्की साम्राज्य के विघटन की तैयारी या शुरुआत इस से शुरू हो गई। यूनान की स्वतंत्रता से प्रभावित होकर यूनान का स्वतंत्र होना न केवल अकेला यूनान के लिए बल्कि संपूर्ण यूरोप के लिए एक प्रभावशाली घटना थी, जिसके प्रभाव बाद में भी आते रहे। यूनान की स्वाधीनता से प्रभावित होकर बल्कान क्षेत्र में अन्य ईसाई राज्यों ने तुर्की सत्ता से मुक्ति पाने की चेष्टा करना या प्रयास करना शुरू हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन बना। अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विद्रोह हुए, राजनीतिक हलचलें पैदा हुई, आंदोलन हुए और पूर्वी समस्या सभी यूरोपीय देशों को ध्यान आकर्षित करने लगी। यद्यपि यूनान में इसके पश्चात शांतिपूर्ण सुशासन चलता रहा। इस प्रकार आज हमने यूनान की समस्या के ऊपर बात की। अगले लेक्चर में हम क्रीमिया के युद्ध या क्रीमिया की समस्या के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।